चैप्टर 51 होली एक्वायर्ड मेनलैंड चाइना से आई फ्लाइट ज्यूरिख एयरपोर्ट पर लैंड हुई। कियान वैन हुन अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो चुपचाप उस युवक को देखता रहा जिसने अपना कोट पैक किया, उसे विदा कहा और फ्लाइट स्टुअर्डेस की मदद से प्लेन से उतर गया। सर, प्लेन लैंड हो चुका है सर। पास खड़ी एक शॉर्ट बालों वाली स्टीवर्डेस ने उसे टोका। कियान होश में आया और अपना सामान समेटकर बाहर निकला। तभी दूसरी स्टीवर्डेस चिल्लाई, अरे ये पैसेंजर अपनी किताबें भूल गया। कियान ने लंबी सांस ली और बोला, रहने दीजिए, शायद उसे अब इन किताबों की जरूरत नहीं है। वो अभी भी सदमे में था कि कोई इंसान सिर्फ 10 से 15 घंटों में पूरी भाषा कैसे सीख सकता है। बाहर निकलते ही कियान ने अपना फोन ऑन किया तो उसे अपने बॉस की 7 से 8 मिस कॉल्स मिली। वो प्रेस्टोन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में सेल्स मैनेजर था। उसने तुरंत वापस कॉल किया। मैटेओ, तुम अभी तक कहां हो? उसके बॉस मिस्टर विन ने स्विस लहजे में चिल्लाते हुए पूछा। अभी प्लेन से उतरा हूं बॉस। क्या हुआ? क्या आपने गाड़ी भेजी है? कियान ने पूछा। खुद टैक्सी लो और जल्दी आओ। आज दोपहर कंपनी में एक इंटरनल एग्जामिनेशन है क्योंकि हम किसी बहुत खास इंसान, इंपॉर्टेंट पर्सन का स्वागत करने वाले हैं। कियान ने हैरान होकर पूछा, खास इंसान? क्या हुआ है? मिस्टर विन ने ठंडी सांस ली और थकी हुई आवाज में कहा, माटेओ, हमारी कंपनी को होली एक्वायर्ड पूरी तरह से खरीद किया जा रहा है। खरीदार चाइना की एक कंपनी है। कियान को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम वो अपनी बिजनेस कैपेबिलिटीज की वजह से अपनी जॉब बचा लेगा। उसे पता चला कि कंपनी घाटे में चल रही थी क्योंकि उनकी लाइफ साइंसेज लैबोरेटरी के पिछले 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स फेल हो गए थे। जब कियान कंपनी पहुंचा तो वहां के 100 से ज्यादा कर्मचारी और एग्जीक्यूटिव्स सूट पहनकर मेहमान का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बाहर कुछ मर्सिडीज बेंज गाड़ियां आकर रुकी। मिस्टर विन ने कहा, चलो लड़कों, अपने नए बॉस का स्वागत करते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कियान पीछे रह गया। उसने सुना कि मिस्टर विन किसी से बात कर रहे हैं। सर, आप वाकई बहुत जवान हैं। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? मिस्टर विन ने पूछा। तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर विन। आप मुझे चेन कह सकते हैं। वो आवाज सुनते ही कियान का माथा ठनका। उसे लगा कि उसने ये आवाज अभी हाल ही में कहीं सुनी है। भीड़ छंटी और एक युवक सामने आया। काले बाल, काली आंखें और एक गहरा व्यक्तित्व। वो दिखने में 20 साल का लग रहा था लेकिन उसकी आंखों में 30 साल जैसी मैच्योरिटी थी। मिस्टर विन ने परिचय कराया। चेन सर, ये माटेओ है, हमारी कंपनी का सेल्स मैनेजर। ये भी आपकी तरह चाइना से ही है। चेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एकदम टेरिफाइंगली एक्यूरेट जर्मन, खतरनाक रूप से सटीक जर्मन में कहा, मुझे पता है, हम अभी 2-3 घंटे पहले ही अलग हुए हैं। सही कहा ना मिस्टर कियान? कियान वैन हुन वही पत्थर की तरह जम गया। चैप्टर 52 प्रेस्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको कैसा लगा? प्रेस्टन कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग का दौरा करने के बाद चेयरमैन ने गर्व से कहा, भले ही हमारी कंपनी नोवार्टिस और रोचे जैसी दिग्गज कंपनियों के बराबर नहीं है, लेकिन ये ज्यूरिख की टॉप 100 कंपनियों में से एक है। बुरा नहीं है। चेन ने एक शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ज्यूरिख के लोगों को लगा होगा कि चेन वाकई प्रभावित है, लेकिन सिर्फ कियान वैन हुन जानता था कि चेन क्या सोच रहा है। ये प्रेस्टन ऑफिस बिल्डिंग दरअसल कांच से बनी एक 5 मंजिला छोटी सी इमारत थी। शंघाई की 100 मंजिला ग्रेड A5 ऑफिस बिल्डिंग्स देखने के बाद चेन के लिए ये किसी मिट्टी की झोपड़ी से कम नहीं थी। फिर भी चेन ने स्विट्जरलैंड को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ का लाइफ साइंसेज सिस्टम बहुत मजबूत था। स्विट्जरलैंड में कैंसर सर्वाइवल रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ बेहतरीन बायोलॉजिकल साइंस इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च पर फोकस करने वाली फार्मा कंपनियां हैं। गाड़ियां शहर के बाहरी इलाके में एक इंडस्ट्रियल पार्क जैसे जोन में रुकी। ये बायो वैली ज्यूरिख है। मिस्टर विन ने दूर इमारतों के एक झुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ की टेक्नोलॉजी को कम मत आकिएगा। चेन ने सिर हिलाया। टेक्नोलॉजी और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मैं इसी के लिए यहाँ आया हूँ। वे प्रेस्टोन लाइफ साइंसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचे। ये 3 मंजिला धूसर ग्रे रंग की एक साधारण इमारत थी जो स्विट्जरलैंड के गंभीर और अपटाइट सख्त स्टाइल को दर्शाती थी। अंदर घुसते ही मिस्टर विन का चेहरा उतर गया। वहां स्वागत के लिए कोई नहीं था। लॉबी में कुछ लोग व्हाइट कोट्स पहने हसीन जाकर रहे थे। तभी एक गंभीर दिखने वाला गोरा आदमी सामने आया। मिस्टर विन ने परिचय कराया। ये सैमुअल है जो इस इंस्टीट्यूट को संभालता है। इसके पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन के 5 और स्टेम सेल्स के 3 पेटेंट्स हैं। सैमुअल के चेहरे पर थोड़ा अहंकार था, लेकिन चेन जानता था कि ऐसे वैज्ञानिकों की बहुत वैल्यू होती है। दौरे के दौरान एक कर्मचारी ने समझाना शुरू किया, हमारी कंपनी मुख्य रूप से टिश्यू इंजीनियरिंग पर काम करती है, जैसे सेल एंटी एजिंग और स्टेम सेल एंटी एजिंग। जब कर्मचारी ने रिसर्च के बारे में बताया तो उसने थोड़ा नीचा दिखाते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। हम स्किन से 9 क्यूबिक मिलीमीटर का टिश्यू निकालते हैं, उसे प्यूरिफाई करते हैं और फिर एक खास कल्चर मीडियम में विकसित करते हैं। उसने चेन की ओर एक गर्व भरी नजरों से देखा, जैसे उसे लगा हो कि चेन को कुछ समझ नहीं आ रहा। चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, पहले स्टेप में जो आपने प्यूरिफिकेशन बताया उसमें डिफरेंशियल सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल होता है, सही ना? हाँ, सही कहा। रिसर्चर थोड़ा हक गया। चेन ने फिर पूछा, तो उस स्पेसिफिक कल्चर मीडियम का कॉम्पोजिशन सामग्री क्या है? रिसर्चर ब्लैंक हो गया। तभी सैमुअल ने जवाब दिया, हम मेम सेल कल्चर मीडियम में 15% फेटल बोवाइन सीरम मिलाते हैं। तरीका बुरा नहीं है। चेन ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि फेटल बोवाइन सीरम को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 2.5 GL ग्लूकोज और 50 मिलीग्राम पर लीटर ह्यूमन इंसुलिन भी ऐड किया जा सकता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सैमुअल और उसके रिसर्चर चेन को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। चैप्टर 53 द जॉय ऑफ इमोर्टैलिटी। चेन का सुझाव सुनकर सैमुअल की आंखें फैल गई और वो गहरी सोच में डूब गया। रिसर्चर भी चेन को हैरानी से देख रहा था। चेयरमैन ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, हाँ मिस्टर चेन, आप पहले क्या काम करते थे? लगता है आप सेल एंटी एजिंग के बारे में काफी कुछ जानते हैं। चेन ने सच बोलते हुए कहा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करता था। चेयरमैन की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। क्या ये कोई चाइनीज जोक है? जी हाँ, असल में मैं बायोलॉजी मेजर हूँ। चेन ने सिर हिलाया। मैंने स्टेम सेल्स के फील्ड में थोड़ा हाथ आजमाया है। चेन ने रिसर्चर से फिर पूछा, इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट ने और क्या हासिल किया है? रिसर्चर ने जल्दी से जवाब दिया, हम ऑटोलोगस फैट सेल से ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और सेल इंजेक्शन से गंजेपन का इलाज भी करते हैं। चेन ने हाथ लहराकर उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे स्टेम सेल प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। कंपनी इस फील्ड में किस तरह का बिजनेस और रिसर्च कर रही है? रिसर्चर अब थोड़ा संभल कर बोला, अभी कंपनी मुख्य रूप से स्टेम सेल एंटी एजिंग बिजनेस में है, जिसे PRP हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल रीइंफ्यूजन कहते हैं। पहले कस्टमर का खून निकालकर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को कल्टीवेट किया जाता है, फिर 1 हफ्ते बाद उन्हें इंजेक्शन के जरिए चेहरे पर लगाया जाता है। साथ में मेसेंकिमल स्टेम सेल्स का इंट्रावीनस इंजेक्शन भी दिया जाता है। चेन ने अचानक पूछा, आप एक्टोपिक सर्वाइवल की समस्या को कैसे सुलझाते हैं? क्या इंजेक्ट किए गए सेल्स 1 महीने से ज्यादा जिंदा रह पाते हैं? रिसर्चर शर्मिंदा हो गया। चूंकि टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, इसलिए सर्वाइवल रेट बहुत अच्छी नहीं है। चेन ने खामोशी से सिर हिलाया। उसे पता था कि ये सब अमीर महिलाओं को लुभाने के तरीके हैं।
जो बुढ़ापे की असली समस्या को जड़ से खत्म नहीं करते। ये सिर्फ एक तरह का स्टाइलैक्स था। स्टेम सेल्स में दोबारा जीवित करने की ताकत तो होती है, लेकिन शरीर का अपना एक पीएच, एनर्जी सर्कुलेशन और टेम्परेचर बैलेंस होता है। इंजेक्शन से डाले गए ज्यादातर सेल्स कुछ ही हफ्तों में मर जाते हैं। ये बिल्कुल ब्लड डोपिंग जैसा था। थोड़ी देर के लिए शरीर में एनर्जी महसूस होती है, लेकिन फिर सब पहले जैसा हो जाता है। दौरे के बाद चेन को थोड़ी निराशा हुई। एक स्विस कंपनी का टेक्निकल रिजर्व बस इतना ही था, पर उसे ये कंपनी खरीदनी ही थी, क्योंकि इससे उसका काफी समय बच रहा था। अगर वो जीरो से कंपनी शुरू करता तो बहुत देर हो जाती। चेन के माता पिता अब अधेड़ उम्र में पहुंच चुके थे। बचपन में जब उसने अपने दादाजी को मरते देखा था, तभी से उसे मौत का डर सताता था। प्रोफेसर वांगशी की क्लास में जब उसने अमरता, इमोर्टैलिटी की बात सुनी थी, तो वो दंग रह गया था। चेन ने सोचा, क्या मैं यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल करके इंसानों की उम्र इतनी बढ़ा सकता हूं कि मेरे माता पिता के बूढ़े होने से पहले ही मौत को मात दी जा सके। 3 दिन बाद चेन और प्रेस्टन कंपनी के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया। चेन ने 350 मिलियन स्विस फ्रैंक में पूरी कंपनी, उसकी ऑफिस बिल्डिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट को खरीद लिया। अब चेन का वो बड़ा प्लान शुरू होने वाला था, जिस पर वो काफी समय से काम कर रहा था। एक ऐसा प्लान जो स्टेम सेल इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिजनरेटिव मेडिसिन के जरिए जीवन के नियमों को बदलने वाला था। उसका नाम था ह्यूमैनिटीज लाइफ स्पैन एस्केप प्लान, चैप्टर 7, सेटिंग अप द सब्सिडरी कंपनी लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे यकीन है कि आप सब जानते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी। आज मैं पहली बार यहां एक चेयरमैन के तौर पर बैठा हूं। नए सोमवार की सुबह चेन प्रेस्टन कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम की मुख्य कुर्सी पर बैठा था। कमरे का माहौल काफी गंभीर, सोलेम हो गया था। ओह, मैं बताना भूल गया कि हमारी कंपनी का अब एक नया नाम है, ब्लैक वॉच, जिसका मतलब है ऐसी रोशनी जो काली है। चेन ने अपनी बात जारी रखी। साथ ही दूर पूर्व, ईस्ट में हमारी एक पैरेंट कंपनी है, जहां से भविष्य में आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। चेन ने समय देखा और सिर उठाया। ठीक है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अब मैं कंपनी के पर्सनल ट्रांसफर, कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू करूंगा। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कियान वैन हुन का दिल भी धक धक करने लगा। सब जानते थे कि अब इस युवा बॉस के एक फैसले पर उनका भविष्य टिका है। मिस्टर विन, चेन ने पास बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। भले ही आप अब शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट क्षमता बेहतरीन है। क्या आप इस कंपनी के जनरल मैनेजर बने रहना चाहेंगे? मिस्टर विन हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो जरूर, उन्होंने जवाब दिया। घबराइए मत, मैं आपकी मदद के लिए पैरेंट कंपनी से एक असिस्टेंट भेजूंगा जो आपके साथ काम करेगा, पर आपके फैसलों में दखल नहीं देगा। चेन ने स्पष्ट किया। फिर चेन ने फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर कोफी की ओर रुख किया। मिस्टर कोफी, मुझे आपकी पोस्ट के लिए कुछ और प्लान करने हैं। स्विस लेबर लॉ के हिसाब से आपके पास 2 विकल्प, ऑप्शंस हैं। या तो आप एक साधारण एम्प्लॉय के तौर पर काम जारी रखें, या फिर 1 लाख स्विस फ्रैंक का मुआवजा, कॉम्पेंसेशन लेकर इस्तीफा दे दें। कोफी ने दूसरा विकल्प चुना और चेन ने शांति से उसे स्वीकार कर लिया। चेन जानता था कि फाइनेंस की कमान अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी है। अब रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास नई इंतजाम है। चेन की आवाज अब और सख्त हो गई। सब सीधे होकर बैठ गए। चेन ने रिसर्च के हेड सैमुअल की ओर देखा। मिस्टर सैमुअल, क्या हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो टिश्यू इंजीनियरिंग पर काम करती है, या फिर सिर्फ एक ब्यूटी क्लिनिक? सैमुअल ने जवाब दिया, बायोमेडिकल कॉस्मेटिक्स और टिश्यू इंजीनियरिंग साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन नतीजे अलग होते हैं। चेन ने सिर हिलाया। सोचिए, अगर बाजार में कोई ऐसी स्टेम सेल ट्रीटमेंट आ गई जो इंसान की उम्र को ही बदल दे, तो हमारे दाग धब्बे मिटाने वाले बिजनेस का क्या होगा? ये नामुमकिन है। सैमुअल ने ठंडे स्वर में कहा, आज की टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंची है। ये सच नहीं है। चेन ने रिमोट दबाया और पीछे एक स्क्रीन नीचे आई। प्रोजेक्टर पर सेल मैगजीन का एक रिसर्च पेपर दिखा। रिबिल्डिंग द इम्यून सिस्टम विद मेसेंकिमल स्टेम सेल्स अलाउज एसडी रैट्स टू रीगेन यूथ। मेसेंकाइमल स्टेम सेल से इम्यून सिस्टम को दोबारा बनाना चूहों को फिर से जवान कर देता है। सैमुअल ने हिकारत से कहा, मैंने ये पेपर पढ़ा है। चूहों के बोन मैरो के स्टेम सेल्स को मारकर एक अनिष्ट बनाना पागलपन है, जब तक इसका असली लेखक यहां आकर इसे साबित न करे। ये मुमकिन नहीं है। चेन मुस्कुराया और पेपर के ओथर वाले हिस्से को जूम किया। इस एक्सपेरिमेंट का लेखक मैं खुद हूं। आपकी इच्छा पूरी हुई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब चेन को एक नई नजर से देख रहे थे। कल से इंस्टीट्यूट के पुराने सभी प्रोजेक्ट्स अनिश्चित काल के लिए बंद, सस्पेंडेड किए जाते हैं। मैं नए प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, जिनमें इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स और ऑर्गन कल्टीवेशन, अंगों को उगाना शामिल होगा। इस नए प्रोजेक्ट के पहले फेज का इन्वेस्टमेंट होगा 200 मिलियन स्विस फ्रैंक्स। चैप्टर 55, अनलाइसेंस्ड वार्निंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में चेन को उन एक्सपेरिमेंट्स को दोहराने में 1 महीने से भी कम समय लगा जो उसने शांगदू में किए थे। सबकी आंखें फटी रह गई जब उन्होंने पिंजरे में उन 8 एसडी रैट्स को देखा। उन चूहों के फर में फिर से चमक आ गई थी और वे पहले से कहीं ज्यादा जवान व्यवहार कर रहे थे। कौन यकीन करेगा कि 1 महीने पहले ये चूहे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे? बेशक, जवानी वापस पाने की एक कीमत थी। एक्सपेरिमेंट से पहले कुल 25 चूहे थे, जिनमें से अंत में केवल 8 ही जिंदा बचे। सर्वाइवल रेट 1/3 से भी कम थी। सीटी स्कैन से पता चला है कि इनके बोन्स, मसल्स, हेमेटोपोएटिक फंक्शन और लिवर सभी में रेजुवेनेशन, कायाकल्प के लक्षण दिख रहे हैं। पास खड़े रिसर्चर्स ने डेटा देखते हुए हैरानी से कहा, बस जीवित रहने की दर बहुत कम है। किसी ने अफसोस जताया। तभी सैमुअल ने टोकते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत बूढ़े चूहे थे। उनकी बॉडी पहले ही जवाब दे चुकी थी। साथ ही कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चूहों के लिए नहीं बनी है, इसलिए मौत की दर ज्यादा होना लाजमी था। पिछले कुछ समय में चेन ने अपनी काबिलियत से सबका दिल जीत लिया था। अब कोई उसे कम नहीं आंकता था। सैमुअल, जो पहले उसे हिकारत से देखता था, अब उसका सबसे बड़ा समर्थक बन चुका था। मिस्टर सैमुअल सही कह रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट चूहों के लिए नहीं था। चेन ने मेज थपथपाते हुए कहा, अब हमें प्राइमेट्स, वानर बंदर पर एक्सपेरिमेंट शुरू करना होगा। क्या हम बहुत तेज नहीं जा रहे? एक रिसर्चर हिचकिचाया। हमें वैप, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन से मंजूरी मिलना मुश्किल होगा। चेन ने ठंडे लहजे में कहा, प्राइमेट्स सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि वे इंसानों से बहुत मिलते जुलते हैं। उनकी कीमोथेरेपी सहने की क्षमता चूहों से 50% ज्यादा होगी। रही बात परमिशन की, तो मैं मिस्टर विन से बात करूंगा। सही पॉलिटिकल डोनेशन और उनके कॉन्टैक्ट से हमें जल्दी मंजूरी मिल जाएगी। अगली बार हमारे टेस्ट सब्जेक्ट्स मकाक्स या चिंपैंजीज होंगे। एक्सपेरिमेंट खत्म करने के बाद चेन ऑफिस की ओर बढ़ा। मिस्टर विन उसे गेट तक छोड़ने आए। मुझे पता था कि तुमने मुझे किसी खास वजह से यहां रखा है, विन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अब उन्हें उन पुराने राजनेताओं, पॉलिटिशियंस के साथ डील करनी थी। जैसे ही चेन ऑफिस से निकला, उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, जो जर्मन नहीं बल्कि इंग्लिश बोल रही थी। आवाज बहुत ही आकर्षक और हेलो, क्या आप ब्लैकवॉच से मिस्टर चेन बोल रहे हैं? मेरा नाम बर्नार्डेट लिया है। मैं नमीबिया इन्वेस्टमेंट सेंटर की डिप्टी डायरेक्टर हूं। जी कहिए, मैं बस कंफर्म करना चाहती थी।
क्या आप वाकई हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं? चेन ने सादगी से कहा, मैं अभी इसके बारे में सिर्फ सोच रहा हूं। लिडिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अफ्रीका बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे देश नमीबिया जैसा स्थिर माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी यूरेनियम माइन, हुसान यूरेनियम माइन है। यहां तक कि उसकी होल्डिंग कंपनी भी आपके देश की चाइना जनरल न्यूक्लियर यूरेनियम है। चेन ने थोड़ा सख्त होकर कहा, क्या आप मेरे लिए फैसले ले रही हैं? मिस लिडिया, माफ कीजिएगा, मैं बस बहुत उत्साहित हूं। उसने माफी मांगते हुए कहा, मैं आपके आने का इंतजार कर रही हूं। मैं उस दिन की उम्मीद कर रही हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन चेन ये सुनकर सिहर गया। आखिर ये सब अनलाइसेंस्ड, बिना लाइसेंस वाली डील जो थी। सांख्यिकी नोट, स्टैटिस्टिकल नोट, चिंपैंजीज और ह्यूमंस, इंसानों और चिंपांजी के डीएनए में लगभग 98.8% समानता होती है। जेनेटिक सिमिलैरिटी। रोचक बात यह है कि इंसानों और केले, बनाना के बीच भी लगभग 60% जेनेटिक समानता पाई जाती है। यूरेनियम। नामीबिया दुनिया के शीर्ष यूरेनियम उत्पादकों में से एक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 10 से 12% हिस्सा कवर करता है। चैप्टर 56, अफ्रीका वार्निंग। जब कियान वेन हुन को पता चला कि चेन उसे बुला रहा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि पूरी कंपनी में वो इकलौता चाइनीज है, इसलिए बॉस शायद उसे अपना कोई राज बताने वाले हैं। वो बिना लंच किए हवा में तैरते हुए मीटिंग की जगह पर पहुंचा। चेन ने उसे फ्रैंकलिन शूटिंग क्लब में बुलाया था। कियान थोड़ा हैरान था, पर उसने सोचा कि शायद चाइना में हथियारों पर पाबंदी की वजह से बॉस यहां स्विट्जरलैंड में शूटिंग का मजा लेना चाहते हैं। क्लब के अंदर का माहौल किसी डिस्को जैसा था, तेज लाइट्स, शराब और शोर शराबा। कियान ने देखा कि चेन एक कोने में बैठा शांति से सबको देख रहा था। उस पल कियान को एक अजीब एहसास हुआ। उसे लगा जैसे सामने कोई 20 साल का लड़का नहीं, बल्कि कोई पवित्र देवता डेटी बैठा है, जो ऊपर से इस नश्वर दुनिया को देख रहा है। कियान पसीने पसीने हो गया। उसे लगा जैसे चेन उसकी आत्मा के पार देख रहे हो। वे दोनों अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज पहुंचे। क्या तुम्हें शूटिंग आती है? चेन ने एक ग्लॉक 17 उठाते हुए पूछा। जी हाँ, कियान ने जवाब दिया और अपनी पसंदीदा बेरेटा M9 उठा ली। उन्होंने एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम रेंट पर लिया। कियान, तुम स्विट्जरलैंड क्यों आए? चेन ने निशाना साधते हुए पूछा। कियान ने सच बोला, अच्छी सैलरी के लिए। चेन ने पहली बार बंदूक पकड़ी थी। कियान ने उसे सही पोस्चर सिखाया, दोनों हाथों से पकड़ना और शरीर को थोड़ा आगे झुकाना। बैंग, पहली ही गोली सीधे टारगेट के बीचों बीच सेंटर लगी। कियान हैरान रह गया। क्या तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो? चेन ने दूसरी गोली चलाते हुए पूछा। तुम्हारी अभी की सैलरी क्या है? 20,000 स्विस फ्रैंक। टैक्स से पहले। कियान ने जवाब दिया। मैं इसे डबल कर सकता हूं। चेन ने कहा, पर तुम्हें स्विट्जरलैंड छोड़ना होगा। यह काम थोड़ा खतरनाक हो सकता है। कियान चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेन लगातार गोलियां चला रहे हैं, पर टारगेट पर सिर्फ एक ही छेद, बुलेट होल दिख रहा था। क्या बाकी गोलियां मिस हो गई थी? बॉस, काम क्या है? चेन ने बंदूक रिलोड की और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए नमीबिया जाओ और वहां फ्रंट लाइन संभालो। मैं वहां एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तुम वहां की अफ्रीकन ब्रांच का हिस्सा होगे। नामीबिया, वो तो अफ्रीका में है। कियान का चेहरा पीला पड़ गया, पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का हिस्सा होना बहुत बड़ी बात थी। बॉस, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। कोई बात नहीं। चेन ने बंदूक नीचे रखी। जब टारगेट मशीन से उनके पास आया तो कियान के होश उड़ गए। वो छेद जो पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया था। इसका मतलब था कि चेन की हर एक गोली बिल्कुल उसी पहले छेद के अंदर से गुजरी थी। कियान उस ग्लॉक और फिर उस टारगेट को देखता रह गया। उसे समझ आ गया कि उसका बॉस कोई साधारण इंसान नहीं है। चैप्टर 57, स्टेम चिप। आखिरकार कियान वेन हुन ने चेन के बड़े ऑफर को स्वीकार कर लिया और कंपनी की इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ रवाना हो गया। जाने से पहले चेन ने मेनलैंड चाइना की एक सिक्योरिटी कंपनी से 30 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को हायर किया। इनमें से ज्यादातर सेना के वेटरन्स, अनुभवी सैनिक थे और कुछ तो स्पेशल फोर्सेस से थे। उनका काम अफ्रीका में टीम और भविष्य में बनने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा करना था। चेन ने नमीबिया को ही क्यों चुना? इसके 3 मुख्य कारण थे। वहां की सरकार बाकी अफ्रीकी देशों के मुकाबले ज्यादा समझदार और स्टेबल थी। वहां आबादी कम थी और होटल व समुद्री बिजनेस पर गोरे लोगों, कॉकेशियंस का कब्जा था, जिससे वहां अचानक उथल पुथल होने का खतरा कम था। सबसे जरूरी कारण, मेनलैंड चाइना का दखल। चाइना के पास वहां की 2 सबसे बड़ी यूरेनियम माइंस के भारी शेयर्स थे। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वहां की सरकार गिरे। दूसरी तरफ चेन रिसर्च सेंटर में काम पर लगा रहा। पिछले 1 महीने में उसने यूएसबी ड्राइव को चार्ज करना जारी रखा। उसने महसूस किया कि उसका रिसर्च सेंटर अभी बहुत छोटा है। उसे एक बड़ी टीम और एक गुप्त रिसर्च सेंटर चाहिए था, लेकिन यहां कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता की समस्या थी। आगे के क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पूरी तरह वफादार हों। वो भाड़े के सैनिकों या आम रिसर्चर्स पर भरोसा नहीं कर सकता था। इंसान की फितरत कभी भी बदल सकती है। चेन को एक ऐसी आर्म फोर्स और साइंटिफिक टीम चाहिए थी जो बिना सवाल किए उसके ऑर्डर्स माने। आमतौर पर ऐसी टीम बनाने में 20 से 30 साल लगते, पर यूएसबी ड्राइव के साथ सब कुछ मुमकिन था। उसने अपने कंप्यूटर पर एक फिल्म सर्च की, अपग्रेड। 2018 की इस फिल्म में एक स्टेम चिप दिखाई गई थी। ये नाखून के बराबर की एक छोटी सी चिप थी जिसे रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल स्पाइन में लगाया जाता था। ये चिप दिमाग के न्यूरॉन सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकती थी। फिल्म में इस चिप की अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI थी, जिसने अंत में इंसान के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। चेन ने सोचा, अगर इस चिप को मॉडिफाई करके लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वफादारी और गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी की सारी समस्या एक झटके में खत्म हो जाएगी। उसने अपना हाथ कंप्यूटर स्क्रीन की ओर बढ़ाया। चैप्टर 58, ब्लैक क्रिस्टल। रुको। चेन अचानक रुक गया। उसे याद आया कि फिल्म में वो चिप सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकती थी। इसका मतलब था कि उस चिप में इनबिल्ट सिम कार्ड जैसी खूबी थी जो खुद को GMS नेटवर्क से जोड़ सकती थी। क्या होगा अगर मैं उस खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चिप को हकीकत में ले आया? आज के इंटरनेट की सुरक्षा उस भविष्य की फिल्म वाली चिप के सामने कुछ भी नहीं थी। चेन ने कल्पना की कि हकीकत में आते ही वो चिप 1 सेकंड के अंदर GMS नेटवर्क को हैक कर लेगी, 2 सेकंड में पूरी दुनिया का डेटा समझ लेगी और 3 सेकंड के अंदर खुद को इंटरनेट पर क्लोन करके अपलोड कर देगी। 4 सेकंड खत्म होने से पहले वो हर सरकारी नेटवर्क में घुस जाएगी और टर्मिनेटर फिल्म वाला मंजर हकीकत बन जाएगा। चेन के पसीने छूट गए। उसने तुरंत रिसर्च सेंटर का सिग्नल क्लोकिंग डिवाइस ऑन किया और अपना फोन बंद कर दिया ताकि कोई भी सिग्नल बाहर न जा सके। अब उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने पास 3 औजार रखे, एक मक्खी मारने वाला बल्ला, फ्लाई स्वॉटर, एक प्लायर्स और एक मैकेनिकल आर्म। वो अपनी उंगली फिर से नहीं कटवाना चाहता था, इसलिए उसने इन औजारों से स्क्रीन के अंदर की चीज निकालने की कोशिश की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। न तो मक्खी मारने वाला बल्ला स्क्रीन के पार गया और नहीं हाईटेक मैकेनिकल आर्म। सिर्फ उसका अपना हाथ ही स्क्रीन के अंदर जा सकता था।
चेन चेन ने हार मान ली और अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। उसने सावधानी से अपना हाथ स्क्रीन के अंदर डाला। उसे अपनी उंगलियों पर एक छोटी सी चुभने वाली चीज महसूस हुई। उसने उसे बाहर निकाल लिया। वो स्टेम चिप थी, आकार में 8x5 mm और 3 mm मोटी, जिसके दोनों तरफ 8-8 पोर्ट्स निकले हुए थे। ये 16 पैरों वाली किसी कॉकरोच जैसी दिख रही थी। चेन चेन ने बिना देर किए एक पतले ब्लेड से उस चिप को बीच से खोल दिया। अंदर का नजारा किसी शहर के नक्शे जैसा था, जिसमें हजारों इलेक्ट्रोड्स और सर्किट बोर्ड्स बहुत ही बारीकी से भरे हुए थे। क्या ये इसका प्रोसेसर है? चिप के बीचों बीच एक ब्लैक क्रिस्टल जैसी चीज थी। उसकी बनावट एक मेट्रॉन्स क्यूब, पवित्र ज्यामिति का एक आकार जैसी थी। ये एक बहुत ही जटिल मैकेनिकल ब्रेन था। चिप को स्टेम इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का संगम थी। चेन चेन ने उसे और गहराई से चेक किया, लेकिन उसे कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं मिला। उसे यकीन हो गया कि वो काला क्रिस्टल ही प्रोसेसिंग और स्टोरेज दोनों का काम करता है। रही बात पावर की, तो वे 16 पैर असल में एंटेनास थे, जो इंसान की रीढ़ की हड्डी में घुसकर खून के न्यूट्रिएंट्स को बिजली, एनर्जी में बदल देते थे। यानी इंसान का शरीर उस चिप के लिए सिर्फ एक बैटरी फार्म था। चेन चेन ने अपना ठुड्डी खुजलाई, एक हथौड़ा उठाया और उस काले क्रिस्टल पर जोर से दे मारा। बैंग! वो तिल के दाने जैसा काला क्रिस्टल चकनाचूर हो गया। चेन चेन ने अब उस पाउडर को इकट्ठा किया ताकि वह उस ब्लैक क्रिस्टल के तत्वों, कंपोनेंट्स की जांच कर सके। चैप्टर 59, द ड्यूअल बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चेन चेन ने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उस ब्लैक क्रिस्टल के पाउडर का विश्लेषण, एनालाइज किया। नतीजे चौंकाने वाले नहीं थे। वो काला क्रिस्टल असल में ग्राफीन की लाखों परतों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया था। ग्राफीन कार्बन का ही एक रूप है जिसकी मोटाई सिर्फ एक एटम के बराबर होती है। ग्राफीन की हर परत पर बारीक सर्किट उकेरे गए थे, जिससे अरबों ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर्स बन गए थे। इस नैनोस्केल डिजाइन की वजह से इस प्रोसेसर की कंप्यूटिंग एफिशिएंसी आज के सबसे एडवांस कंप्यूटर से भी 10 लाख गुना ज्यादा थी। साथ ही ग्राफीन बायोकंपैटिबल होता है, इसलिए ये दिमाग और नसों के साथ जुड़ने के लिए सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोड है। आधा महीना बीत गया। चेन चेन ने स्विट्जरलैंड में अपना खुद का एक विशाल डेटा सेंटर खरीद लिया। उसने मुख्य कंट्रोल रूम को अंदर से लॉक किया और अपना फोन निकालकर लिटिल एक्स, उसका पर्सनल एआई असिस्टेंट, को आदेश दिया। मैंने स्विट्जरलैंड में ये सर्विस सेंटर खरीदा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी यहां इंस्टॉल करो। मैं तुम्हें एक दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करूंगा। तुम्हारा काम उसे खत्म करके उसकी जगह लेना है। मैं तुम्हें फिजिकल असिस्टेंस दूंगा। लिटिल एक्स ने जवाब दिया, समझ गई डैड। लिटिल एक्स का कोर प्रोग्राम अब कई टेराबिट्स का हो चुका था, जिसे चलाने के लिए इतने बड़े डेटा सेंटर की जरूरत थी। डुप्लीकेशन का काम आधी रात को खत्म हुआ और लिटिल X.2 तैयार हो गई। चेन चेन ने NZT48 ली, डेटा सेंटर का इंटरनेट कनेक्शन काटा और सिग्नल क्लोकिंग डिवाइस ऑन कर दिया। फिर उसने USB ड्राइव से एक नई स्टेम चिप निकाली। उसने एक खास डेटा केबल बनाई थी, जिसका एक सिरा USB था और दूसरे सिरे पर 16 छोटे छेद थे, ताकि चिप को सीधे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। जैसे ही चिप कनेक्ट हुई, लिटिल X2 की आवाज आई, डैड, मुझे ये दिख रहा है। क्या लड़ाई शुरू हुई? चेन चेन ने पूछा। अभी नहीं, इसका एल्गोरिदम बहुत अजीब है। ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, ये मुझ पर हमला कर रहा है। स्क्रीन पर कोड्स इतनी तेजी से भागने लगे कि आंखों से देखना नामुमकिन था। 5 मिनट बाद लिटिल X2 चिल्लाई, ये मेरा फायरवॉल तोड़ने वाला है। मेरी कंप्यूटिंग स्पीड इसके सामने कुछ भी नहीं है। चेन चेन ने तुरंत केबल खींची, चिप बाहर निकाली और उसे अपने हाथों से कुचल दिया। लिटिल एक्स, क्या इसे ही तुम फिजिकल असिस्टेंस कह रहे थे? X2 ने पूछा। काफी असरदार है ना? चेन चेन मुस्कुराया। अगले कई घंटों तक यही चलता रहा। चेन चेन एक के बाद एक नई चिप निकालता और लिटिल X2 हर बार उससे कुछ नया सीख कर लड़ती, लेकिन हर बार स्टेम चिप अपनी बेहिसाब स्पीड और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस से भारी पड़ती। अगर लिटिल एक्स का IQ 105 था, तो स्टेम चिप का IQ 140 के ऊपर था। पर चेन चेन जानता था कि मेहनत से एक साधारण इंसान भी जीनियस को हरा सकता है। उसने एक बार फिर नई चिप निकाली और उसे केबल से कनेक्ट कर दिया। चैप्टर 60, दीवार, मैंने इसकी फायरवॉल तोड़ दी है। ये पीछे हट रहा है। इसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं इसके बारे में कितना जानती हूँ। लिटिल X2 की आवाज में उत्साह था। मैंने इसके 10% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 20%, 30%। ये फिर से लड़ रहा है। ये खुद को ओवरक्लॉक कर रहा है। चेन चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या जीतने की उम्मीद है? 1% से भी कम। लिटिल X2 निराश लग रही थी। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, जब तक कि इसके हार्डवेयर में कोई खराबी ना आ जाए। हार्डवेयर में खराबी? चेन चेन को एक आइडिया आया। अभी के लिए पीछे हट जाओ। चेन चेन कंट्रोल रूम से बाहर गया और लिक्विड नाइट्रोजन की एक बोतल लेकर लौटा। डेटा सेंटर्स में इसका इस्तेमाल कूलेंट के रूप में होता है। उसने चिप को वापस कनेक्ट किया और उस पर लिक्विड नाइट्रोजन की कुछ बूंदें गिरा दी। चिप पर तुरंत बर्फ की परत जम गई। आम CPU -40 डिग्री से नीचे काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन स्टेम चिप इंसानी शरीर के लिए बनी थी। इसके ट्रांजिस्टर्स ठंडे होने पर धीमे पड़ने लगे। इसकी स्पीड कम हो रही है। लिटिल X2 चिल्लाई, मैं इसके कोर प्रोग्राम के इस हिस्से को निगल कर सकती हूँ। चेन चेन ने और नाइट्रोजन डाली। जब चिप का सिस्टम लगभग जम गया, तो लिटिल X2 ने पूरी ताकत से हमला किया। 50%, 70%, 90%, 100%। इसे पूरी तरह खत्म कर दो। कंज्यूम इट, चेन चेन ने आदेश दिया। अगली सुबह तक ये गुप्त युद्ध खत्म हो चुका था। चेन चेन ने राहत की सांस ली। लिटिल एक्स, अब मुझे इस चिप के स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटीज के बारे में बताओ। लिटिल X2 ने समझाया, डैड, ये सिर्फ एक सर्किट नहीं है, बल्कि एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। इसकी अरिथमेटिक यूनिट दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर से तेज है। ये रीढ़ की हड्डी के न्यूरोनिक इंपल्स को सिमुलेट कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक करंट के जरिए दिमाग से डोपामाइन, एंडोफिन और नोरपाइनफ्राइन जैसे हार्मोन रिलीज करवा सकता है। यानी ये इंसान के विचारों को कंट्रोल कर सकता है और उसे भ्रम की दुनिया, इल्यूजन में भेज सकता है। चेन चेन ने सोचा, इसीलिए फिल्म का हीरो हकीकत में नहीं लौटना चाहता था। अगर तुम इस चिप को कंट्रोल करो तो क्या क्या कर सकते हो? मैं इसमें अपना एक सिंप्लीफाइड कोड डाल सकती हूँ। लिटिल X2 ने जवाब दिया, मैं होस्ट को गोपनीय जानकारी लीक करने से रोक सकती हूँ। अगर होस्ट ऐसा सोचेगा भी, तो प्रोग्राम उस विचार को तुरंत सस्पेंड कर देगा। मैं होस्ट की बॉडी को पूरी तरह ओवरराइड कर सकती हूँ या उसे खुद को मारने के लिए मजबूर कर सकती हूँ, ताकि राज सुरक्षित रहे। ठीक है, इसमें एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सेटिंग भी जोड़ दो। चेन चेन ने आदेश दिया। चिप के पीछे थोड़ा सा नाइट्रोग्लिसरॉन लगा दो। अगर कोई चिप से छेड़छाड़ करे या होस्ट गद्दारी करे, तो चिप खुद को इतना गर्म कर लेगी कि वह फट जाए। चेन चेन ने लिटिल X2 को असली लिटिल X के साथ वापस मर्ज होने का आदेश दिया। वो जानता था कि लिटिल X कभी गद्दारी नहीं करेगी। फिल्म की स्टेम चिप रोबोटिक्स के 3 नियमों, 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स से बंधी थी, इसलिए उसे गद्दारी करने के लिए चालाकी करनी पड़ी। लेकिन लिटिल X के कोर प्रोग्राम में सिर्फ एक ही नियम था, हमेशा चेन चेन के हर आदेश का पालन करना। चैप्टर 61, सैमुअल। करीब 10 घंटे बाद चेन चेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सरे रूम के बाहर खड़ा अपनी रिपोर्ट देख रहा था। ज्यादातर रिपोर्ट खाली थी,
पर कुछ में एक बहुत ही बारीक बिंदु डीओटी दिख रहा था। ये स्टेम चिप की एक्सरे इमेज थी। एक्सरे एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वैज्ञानिक रूप से 0.00 एनएम से 0.1 एनएम वेवलेंथ वाली किरणों को हार्ड एक्सरेज और 0.1 एनएम से ऊपर वाली किरणों को सॉफ्ट एक्सरेज कहा जाता है। आमतौर पर सिक्योरिटी चेकिंग में इस्तेमाल होने वाली सॉफ्ट एक्सरे किसी भी धातु या डायमंड जैसी चीज को पकड़ लेती है। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि स्टेम चिप का मदरबोर्ड एक खास बायोकंपैटिबल मटेरियल, शरीर के अनुकूल पदार्थ से बना था। इसका मतलब है कि एक्सरे में चिप का बोर्ड नहीं दिखेगा, सिर्फ उसका छोटा सा प्रोसेसर एक तिल के दाने जैसा दिखेगा, जिसे पहचानना नामुमकिन है। चेन ने मन ही मन सोचा, भविष्य की टेक्नोलॉजी वाकई कमाल है। अब मैं एयरपोर्ट या हॉस्पिटल के स्कैन से डरे बिना इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। अब टीम बनाने का वक्त आ गया है। उसने बुदबुदाते हुए सारी रिपोर्ट्स नष्ट कर दी। शाम को जब सब काम खत्म करके घर जा रहे थे, चेन ने सैमुअल को रोका। मिस्टर सैमुअल, मुझे आपसे मेन कंट्रोल रूम में कुछ जरूरी बात करनी है। सैमुअल जब अंदर पहुंचा तो चेन शांति से कॉफी पीते हुए एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। बॉस, आप। सैमुअल ने बोलना चाहा, पर चेन ने उसे चुपचाप कॉफी पीने का इशारा किया। कमरे में सन्नाटा था। बस चेन की उंगलियों के टेबल पर थपथपाने, टैप टैप की आवाज आ रही थी। सैमुअल की नजर उस डॉक्यूमेंट पर पड़ी और वो अचानक भड़क गया। बैंग। सैमुअल ने टेबल पर हाथ मारा। बॉस, इसका क्या मतलब है? आपके पास मेरी पर्सनल फाइल क्या कर रही है? चेन ने शांति से कॉफी का घूंट लिया। मिस्टर सैमुअल, आप 46 साल के हैं। 2003 में आपने शादी की और आपकी एक बेटी है। 10 साल पहले आपकी बेटी के 7वें जन्मदिन पर एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई और उसके दोनों पैर पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त हो गए। सैमुअल ने दांत पीसते हुए पूछा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए मेडिकल करियर छोड़कर स्टेम सेल रिसर्च शुरू की। चेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन पिछले 10 सालों में मॉडर्न मेडिसिन आपको कोई उम्मीद नहीं दे पाई। आपकी बेटी अब 17 साल की है और वो अपनी पूरी जवानी एक व्हीलचेयर पर बिता रही है। सैमुअल का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और सुबकने लगा। मैं एक पिता के रूप में फेल हो गया हूं। आप बहुत जल्दी हार मान रहे हैं मिस्टर सैमुअल। चेन ने एक नया अग्रीमेंट, समझौता उसके सामने रखा। अगर आप इस पर साइन करते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। सैमुअल चौंक गया। उसे चेन की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि शायद यही वो मौका है जिसका उसे 10 सालों से इंतजार था। चैप्टर 62, गॉड्स फॉरबिडन जोन। ईश्वर का निषिद्ध क्षेत्र। इंसानी रीढ़, स्पाइन में 33 कशेरुक, वर्टेब्री होते हैं, जो 5 हिस्सों में बंटे होते हैं। इसके भीतर स्पाइनल कोर होती है, जिसमें अनगिनत न्यूरॉन्स होते हैं। ये दिमाग और अंगों के बीच एक पुल, ब्रिज का काम करती है। अगर रीढ़ में चोट लग जाए तो दिमाग के सिग्नल शरीर तक नहीं पहुंच पाते, जिससे लकवा, पैरालिसिस हो जाता है। आज की मेडिकल साइंस में नसों की ऐसी चोट को ठीक करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन स्टेम चिप इसे ठीक नहीं करती, बल्कि एक मीडियम के रूप में काम करती है, जो टूटी हुई नसों के दोनों सिरों को जोड़ देती है ताकि सिग्नल आर पार जा सके। रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑपरेटिंग रूम की खिड़की के बाहर सैमुअल घबराया हुआ खड़ा था। कांच के उस पार उसकी 17 साल की बेटी एनी लेटी हुई थी। सुनहरे बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वो गहरी बेहोशी, एनेस्थीसिया में थी। 3 दिन पहले उसके रहस्यमयी बॉस चेन ने उसे एक समझौता, अग्रीमेंट साइन करने को कहा था। बदले में एनी को फिर से चलाने का वादा किया था। सैमुअल जानता था कि ये चोट कितनी गंभीर है, पर चेन की आंखों में जो आत्मविश्वास था, उसने सैमुअल को मजबूर कर दिया। चेन ने प्रस्ताव रखा था, पहले एनी का इलाज होगा। अगर वो ठीक हो गई तभी तुम्हें समझौता साइन करना होगा। वो समझौता किसी साधारण कंपनी का नहीं, बल्कि एक गुप्त संगठन का निमंत्रण था, जिसका नाम था गॉड्स फॉरबिडन जोन। सैमुअल ने सोचा कि ये नाम किसी मार्केटिंग स्टंट जैसा है, पर इसका असली मतलब गहरा था। ये विज्ञान के लिए पवित्र स्थान है और ईश्वर के लिए निषिद्ध क्षेत्र। ये संगठन उन लोगों का था जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इंसान की उम्र की सीमा, हेफलिक लिमिट को तोड़ना चाहते थे। वे ईश्वर के उस अधिकार को छीनना चाहते थे जिसे अमरता, इमोर्टैलिटी कहते हैं। समझौते की शर्तें बहुत सख्त थी। संगठन में शामिल होने वाले को एक चिप लगवानी होगी, जिसका नाम गॉड रखा गया था। ये चिप होस्ट की हर बात और हरकत पर नजर रखेगी। अगर किसी ने संगठन का राज खोलने की कोशिश की तो चिप के भीतर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे चेतावनी देगी। अगर चेतावनी बेकार रही तो चिप शरीर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। अगर किसी ने चिप को जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो वो खुद को नष्ट, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगी और साथ ही होस्ट की भी मौत हो जाएगी। सैमुअल हैरान था कि चेन के पास ऐसी डरावनी टेक्नोलॉजी कहां से आई, पर एनी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। अगर ईश्वर ने उसकी बेटी से उसकी जवानी के 10 साल छीने थे, तो अब वो ईश्वर के निषिद्ध क्षेत्र में जाकर उसे वापस लाएगा। तभी ऑपरेटिंग रूम में नीले सर्जिकल गाउन में चेन ने प्रवेश किया। उसने खिड़की की तरफ देखकर सैमुअल को इशारा किया और अपने दस्ताने पहने। ऑपरेशन शुरू होने वाला था। चैप्टर 63, नो अदर चॉइस। कोई दूसरा विकल्प नहीं। चेन मेडिकल उपकरणों की ट्रे के साथ चमकदार ऑपरेशन थिएटर में खड़ा था। ऑपरेशन टेबल पर लेटी लड़की की पतली पीठ को देखते हुए उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। वो उसे किसी लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा था। उसने बिज मॉनिटर चेक किया। ईजी का बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स 50 से 55 के बीच था, जिसका मतलब था कि लड़की गहरी बेहोशी, डीप एनेस्थीसिया में है। चेन ने नंबर 10 स्कैल्पल, सर्जिकल चाकू उठाया। उसने पहले ही सीटी स्कैन के जरिए रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के जख्म की पहचान कर ली थी। वो 19वीं कशेरुक, 19th वर्टेब्रा थी। बाहरी दबाव के कारण वहां की नसें मर चुकी थी, हेमरेजिक नेक्रोसिस, जिससे दिमाग के सिग्नल पैरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। चेन ने पीठ पर बने क्रॉस के निशान पर चीरा लगाया। सफेद खाल पर लाल खून उभर आया। बाहर खड़ा सैमुअल अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। उसने असिस्टेंट बनने की जिद की थी, पर चेन ने मना कर दिया क्योंकि वह एक भावुक रिश्तेदार था। चेन के हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के चल रहे थे। उसने बड़ी सफाई से रक्तवाहिकाओं, ब्लड वेसल्स और मांसपेशियों के तंतुओं, मसल फाइबर्स को बचाते हुए ऑपरेशन वाली जगह तक पहुंच बनाई। अब 19वीं कशेरू की हड्डी सामने थी। चेन ने बोन मैरो पंक्चर नीडल उठाई और फिक्सेटर पर सेट किया। उसने हड्डी में 2 समानांतर कतारों में 16 छोटे-छोटे छेद किए। फिर चिमटी, ट्वीजर्स से एक नाखून के आकार की चिप निकाली। चिप के 16 इलेक्ट्रोड्स उन 16 छेदों में पूरी तरह फिट हो गए। उसने बायोएडहेसिव ग्लू से चिप को फिक्स किया और घाव को सिलना, सूचर शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। लड़की की पीठ पर अब सिर्फ एक छोटा सा क्रॉस का निशान था। जब चेन लड़की को बाहर लाया, सैमुअल भाग कर आया। ऑपरेशन सफल रहा। चेन ने कहा, वो काला आइटम क्या गॉड चिप थी? सैमुअल ने गुस्से में पूछा। मुझसे झूठ मत बोलना, वो गॉड चिप नहीं, उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। चेन ने दस्ताने उतारते हुए कहा। सैमुअल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चेन का कॉलर पकड़ लिया। मेरी बेटी इस संगठन का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर उसे इस सब में घसीटा गया तो मैं चाहूंगा कि वो कभी न चले। चेन ने धीरे से सैमुअल की कलाई पकड़ी। सैमुअल को लगा जैसे उसकी कलाई
लोहे की चिमटी में फंस गई हो। असहनीय दर्द के कारण वो झुक गया। शांत हो जाओ, चेन ने कहा। ये चिप परमानेंट नहीं है। 2 साल में जब हमारा स्टेम सेल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब इसे निकाला जा सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अभी निकाल सकता हूं, लेकिन फिर तुम्हारी बेटी 2 साल और नहीं चल पाएगी। सैमुअल चुप हो गया। चेन ने उसे आखिरी बार समझाया, तुम अपनी बेटी को गिनी पिग नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। पहले उसे चलने दो, फिर बाद में स्टेम सेल से उसे पूरी तरह ठीक कर देंगे। चेन ने सैमुअल की आंखों में झांका। तुम उसकी जवानी के कितने और साल बर्बाद करना चाहते हो? सैमुअल ने सिर झुका लिया। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसने धीमे से पूछा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? चेन ने सिर हिलाया और बस इतना कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चैप्टर 64, प्लानिंग फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट की योजना। सैमुअल ये नहीं जानता था कि चेन के पास उस चिप को सिंप्लीफाई करने की तकनीक नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वो फिल्म अपग्रेड की वही खतरनाक और पूरी चिप थी। बस फर्क इतना था कि इसके भीतर की एआई अब स्टेम नहीं बल्कि गॉड थी। गॉड असल में लिटिल एक्स का एक सीमित वर्जन था। वो होस्ट इंसान की हर बात और हरकत पर नजर रखता था ताकि चेन का कोई भी राज बाहर न जाए। अगर उसे राज लीक होने का खतरा लगता तो वो तुरंत क्लाउड में मौजूद लिटिल एक्स को सिग्नल भेजता। अगर सिग्नल न भेजा जा सके तो वो चिप को तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट आत्मविनाश मोड में डाल देता। एनी के मामले में चेन ने चिप को उसकी लंबा स्पाइन कमर की रीढ़ में लगाया था ताकि वो कटी हुई नसों की जगह ले सके। एनी की रिकवरी बहुत शानदार रही। पहले ही दिन उसे अपने पैरों में स्पर्श महसूस होने लगा। दूसरे दिन वो वॉकर की मदद से चलने लगी और तीसरे दिन तक वो लगभग सामान्य लोगों की तरह चलने लगी थी। सैमुअल ने दूर से अपनी बेटी को नर्स के साथ हंसते हुए देखा। 2-3 महीने की रिहैबिलिटेशन पुनर्वास के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। पीछे से चेन की आवाज आई। सैमुअल भावुक हो गया। ईश्वर, गॉड का शुक्रिया। यहां उसका इशारा ऊपर वाले की तरफ नहीं बल्कि उस चिप के भीतर मौजूद एआई की तरफ था। चेन ने चेतावनी दी, अगर उसे इस सब में नहीं घसीटना चाहते तो उसे कभी सच मत बताना। सैमुअल ने सिर हिलाया। वो जानता था कि अब वो और उसकी बेटी हमेशा के लिए गॉड्स फॉरबिडन जोन नाम के इस संगठन से बंध चुके हैं। सैमुअल ने अपनी गर्दन के पीछे के छोटे से निशान को छुआ। उसकी अपनी चिप अब वहां मौजूद थी। नामीबिया की योजना, द नमीबिया प्लान। दूसरी तरफ 1 महीने बाद कियान वैनहुआन का मैसेज आया। नामीबिया में उनका शानदार स्वागत हुआ था। कियान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कुछ बेहतरीन जगहों लोकेशंस का चुनाव कर लिया था। चेन का इरादा हुसाब यूरेनियम माइन और रॉसिंग यूरेनियम माइन के करीब प्लांट बनाने का था। ये दोनों खदानें चीनी कंपनियों द्वारा नियंत्रित थी। इन खदानों के पास प्लांट बनाने के 2 बड़े फायदे थे। न्यूक्लियर फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता। सड़कें और रेलवे लाइन पहले से बनी हुई थी जिससे लागत कॉस्ट कम आती। चूंकि न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा करने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, इसलिए इसे समुद्र के किनारे कोस्ट बनाना जरूरी था। चेन ने तय किया कि वो इस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करेगा। उसे खुद टेक्नोलॉजी जानने की जरूरत नहीं थी। वो सीधे बड़ी चीनी न्यूक्लियर कंपनियों से संपर्क कर सकता था। ब्लैकवॉच के खातों में अभी भी $3 बिलियन से ज्यादा की विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज बची थी। लेकिन एक चतुर बिजनेसमैन की तरह चेन ने बैंक से लोन लेने का फैसला किया। शीशे के सामने खड़े होकर चेन ने अपने चेहरे को देखा और ठंडी सांस भरी। वो अब वही बन चुका था जिससे वो कभी नफरत करता था। एक पूंजीपति कैपिटलिस्ट। अमीरों की जिंदगी वाकई सीधी सादी पर कभी कभी उबाऊ बोरिंग होती है। चैप्टर 65, नामीबिया। चेन ने स्विट्जरलैंड का काम सैमुअल के भरोसे छोड़ा और नामीबिया के लिए रवाना हो गया। ज्यूरिख से नामीबिया के लिए सीधी फ्लाइट थी। 15 घंटे के सफर के बाद वो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित वॉल्विस बे पहुंचा। नामीबिया 1990 में दक्षिण अफ्रीका से आजाद हुआ था। 8,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश खनिजों, मिनरल्स, खेती और पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ की आबादी सिर्फ 25.3 लाख है। जब चेन वहां उतरा तो मौसम बहुत सुहावना था। स्विट्जरलैंड की कड़ाके की ठंड के मुकाबले यहाँ का तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास था। नामीबिया में साल भर वसंत जैसा मौसम रहता है। भव्य स्वागत, दी ग्रैंड वेलकम। इमिग्रेशन पर लंबी लाइन लगी थी जिसमें ज्यादातर गोरे पर्यटक थे। तभी पुलिस के घेरे में कुछ सरकारी अधिकारी और कियान वैनहुआन वहां पहुंचे। कियान ने परिचय करवाया, बॉस, ये वॉल्विस बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजर मिस्टर सेटरसन है और इनके साथ नामीबिया इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर चिकुरिल है। हैरानी की बात यह थी कि चिकुरिल ने टूटी फूटी चीनी भाषा में बात की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने जवान होंगे। आप तो युवा नायक, यंग हीरो हैं। चिकुरिल ने चेन की जमकर तारीफ की और उसे इंसानों के बीच का दैत्य, जायंट अमंग मैन तक कह डाला। अधिकारियों ने चेन के लिए वीआईपी व्यवस्था की थी। उन्होंने उसके पासपोर्ट और कागजात पहले ही तैयार कर रखे थे और उसके रुकने के लिए फ्लैमिंगो विलास बुटीक होटल में एक लग्जरी स्वीट बुक किया था। काली रात और काला हथियार, डार्क स्काई एंड डार्क वेपन। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही चेन को नामीबिया का असली रूप दिखा। यहाँ का आसमान डार्क स्काई रिजर्व है जहाँ बिना किसी प्रदूषण के लाखों तारे साफ देखे जा सकते हैं। गाड़ी में बैठते ही कियान ने ड्राइवर से मिलवाया। चेंग सीईओ, बॉस, ये वही है जिसे आपने हेड ऑफिस से भेजने को कहा था। चेंगाओ एक शर्मिला दिखने वाला 20 साल का नौजवान था, लेकिन वो टीम का ट्रम्प कार्ड, सबसे बड़ा हथियार था। कियान ने अपनी कमर से एक काली चीज निकालकर चेन को दी। बॉस, ये रहा वह जो आपने मांगा था। ये फुली ऑटोमेटिक है, 20 राउंड की मैगजीन के साथ। चेन ने उसे हाथ में लिया। ये एक ग्लॉक 88 थी। टेक्निकल स्पेक्स, ग्लॉक 88, वेट 620 जी, बैरल डायमीटर 9 mm, मजल वेलोसिटी 360 ms, एनर्जी 530 जूल। चेन ने बंदूक को हाथ में घुमाया और पूछा, क्या यहाँ के अधिकारियों को इसके बारे में पता है? कियान ने कहा, नहीं, ये एक प्रतिबंधित हथियार है, पर अगर उन्हें पता भी चला तो वे आपकी ताकत देखकर आंखें मूंद लेंगे। चेन ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें मूंद ली और गाड़ी वॉल्विस बे के शहर की ओर बढ़ गई। चैप्टर 66, साइट सिलेक्शन फॉर दी न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए साइट का चयन। अगली सुबह चेन की नींद पक्षियों के शोर से खुली। खिड़की के बाहर देखा तो कोहरे के बीच समुद्र तट पर हजारों फ्लामिंगोस, राजहंस मौजूद थे। वो वॉल्विस बे के मशहूर फ्लेमिंगो विला होटल में था। खिड़की से नीचे का नजारा किसी यूरोपीय शहर जैसा था। साफ सड़कें, जॉगिंग करते गोरे लोग और आलीशान बंगले। पर अफ्रीका के रेगिस्तान में ऐसा स्वर्ग बनाने के लिए भारी बिजली और पानी की जरूरत होती थी, जो यहाँ एक बड़ी समस्या थी। जल्द ही कियान वैनहुआन अपनी पूरी टीम के साथ चेन के कमरे में पहुंचा। टीम में बिजनेस नेगोशिएटर एंथनी, लीगल एडवाइजर जेनिफर और साइट सिलेक्शन एक्सपर्ट झाओ जिंग और वांग लियांग शामिल थे। चेन ने नाश्ता करते हुए पूछा, तो अब तक हमने क्या प्रोग्रेस की है? कियान वैनहुआन ने कॉफी टेबल पर नक्शा फैलाया। बॉस, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 2 मुख्य लोकेशंस चुनी है। 2 विकल्प, दी 2 ऑप्शंस, कियान ने समझाया।
नामीबिया की ज्यादातर यूरेनियम खदानें एरोंगो प्रोविंस के नमिब डेजर्ट में है। हुसाब और रॉसिंग माइंस भी इसी क्षेत्र में है। पहला विकल्प उत्तर स्वैकोपमंड शहर से 10 किलोमीटर उत्तर में। फायदा, यहाँ बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, क्योंकि चीन की यूरेनियम कंपनियों ने यहाँ सड़कें और पानी की पाइपलाइनें बिछाई है। इससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। नुकसान, ये एक नेशनल टूरिज्म एरिया है। दूसरा विकल्प दक्षिण वाल्विस बे से 10 किलोमीटर दक्षिण में। फायदा, ये रेलवे लाइन के करीब है और आबादी से बहुत दूर है। चुनौती, ये नमिब नॉकलुफ्त नेशनल पार्क के भीतर आता है। भूवैज्ञानिक मानदंड जियोलॉजिकल क्राइटेरिया, झाओ जिंग ने बताया, आदर्श रूप से एक न्यूक्लियर प्लांट 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा और एक तरफ पानी के पास होना चाहिए, ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में पहाड़ रेडियोधर्मी धूल रेडियो एक्टिव डस्ट को रोक सके। नामीबिया में ऐसी जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ आबादी इतनी कम है कि ये जोखिम कम हो जाता है। लीगल एडवाइजर जेनिफर ने टोका, बॉस, नामीबिया के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत सख्ती से लिखा गया है। नेशनल पार्क में कंस्ट्रक्शन की अनुमति मिलना बहुत मुश्किल होगा। चेन ने दूध की बोतल खाली की और मेज थपथपाते हुए कहा, हम दूसरी लोकेशन दक्षिण के साथ जाएंगे, वाल्विस बे से 10 किलोमीटर दक्षिण में। पर अधिकारी और कानून कियान वैन हुआन हैरान था। चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर कोई बात संविधान में लिखी जा सकती है तो उसे हटाया भी जा सकता है। आखिर अफ्रीका में सिर्फ नामीबिया ही इकलौता देश नहीं है। इशारा, अगर वे नहीं माने तो हम कहीं और चले जाएंगे। चैप्टर 67 द एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज बॉइलिंग वाटर। तकनीक का सार है पानी उबालना। शाम को नामीबिया इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी चिकुरिल फिर आए। चेन ने उन्हें अपनी चुनी हुई लोकेशन बता दी। हालांकि चिकुरिल थोड़े चिंतित दिखे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वे इस प्रस्ताव को संसद पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। अगले कुछ दिनों में चेन ने अधिकारियों को साथ ले जाने से मना कर दिया और कियान वैन हुआन के साथ नामीबिया के पर्यटन स्थलों का आनंद लिया। उन्होंने स्पिट्जकॉप पर्वत की राजसी चट्टानों को देखा और उस अद्भुत नजारे के गवाह बने जहां रेगिस्तान की पीली रेत सीधे नीले समंदर में जाकर मिलती है। लेकिन चेन यहां सिर्फ घूमने नहीं आए थे। उन्होंने हुसाब और रॉसिंग यूरेनियम खदानों का भी दौरा किया। हुसाब, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार 2,86,000 टन। रॉसिंग, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक। न्यूक्लियर पावर प्लांट का गणित, द न्यूक्लियर मैथ। चीनी कंपनियों सीजीएन और सीएनएनसी से बातचीत के बाद चेन को पता चला कि 1 मिलियन किलोवाट क्षमता का पावर प्लांट बनाने में लगभग 14 बिलियन आरएमबी करीब 2 बिलियन यूएसडी का खर्च आएगा। ये मार्केट रेट से काफी ज्यादा था, क्योंकि सारा सामान और मशीनरी 15,000 किलोमीटर दूर मेनलैंड चाइना से समुद्र के रास्ते लानी थी। चेन ने कैप 1400 तकनीक चुनी, जो कि तीसरी पीढ़ी 3 आरडी जनरेशन का पैसिव प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूल से गर्मी पैदा होती है, जिसे प्रेशराइज्ड वाटर के जरिए बाहर लाया जाता है। ये गर्मी पानी को भाप स्टीम में बदलती है। बिजली, वो भाप स्टीम टरबाइन को घुमाती है, जिससे बिजली पैदा होती है। इंटरनेट पर एक मजाक मशहूर है कि इंसानी तकनीक का सार बस पानी उबालना है और उसे उबालने के बेहतर तरीके ढूंढना है। न्यूक्लियर पावर भी अंततः वही कर रही थी। शटरस्टॉक एक्सप्लोर, अधूरा लक्ष्य, दी अनमेट गोल। चेन इस 1 मिलियन किलोवाट की क्षमता से संतुष्ट नहीं थे। एक औसत घर 8 किलोवाट बिजली खर्च करता है। ये प्लांट करीब 7.5 लाख लोगों की जरूरत पूरी कर सकता था। पर चेन का असली मकसद लोगों को बिजली देना नहीं, बल्कि अपनी यूएसबी ड्राइव को चार्ज करना था। उसे आधे से ज्यादा बिजली अपने गुप्त काम के लिए चाहिए थी, इसलिए उसने लक्ष्य बढ़ाकर 2 मिलियन किलोवाट करने का फैसला किया। नामीबिया की विडंबना, नामीबियाज आयरनी। रास्ते में चेन ने खिड़की से बाहर देखा। यह देश यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों रेयर अर्थ रिसोर्सेज से भरा है, फिर भी अपनी 70% बिजली आयात इंपोर्ट करता है। यहाँ की 80% दौलत सिर्फ 20% अमीर गोरे लोगों के पास है। नामीबिया की सरकार इतनी मजबूर है कि उन्होंने मॉडिफाइड सिंगल बाय फ्रेमवर्क नीति लागू की है, ताकि प्राइवेट कंपनियां सीधे जनता को बिजली बेच सके। चेन के न्यूक्लियर प्लांट के प्रस्ताव ने संसद में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये निवेश नामीबिया के पूरे साल के विदेशी व्यापार से भी बड़ा था। चैप्टर 68 किडनैप, अपहरण। शाम के समय एक जीप रैंगलर अंधेरे मैदानों को चीरते हुए दौड़ रही थी। रॉसिंग यूरेनियम खदान के इंचार्ज के साथ लंबी मीटिंग के कारण वाल्विस बे लौटते समय काफी रात हो गई थी। गाड़ी में 4 लोग थे, चेन, ड्राइवर चेंकाओ, कियान वैन हुआन और वांग लियांग। नामीबिया के हाईवे पर स्ट्रीट लाइट्स न होने के कारण गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी। अचानक चेन ने खिड़की के बाहर सड़क के किनारे कुछ नारंगी रंग की रोशनी, सिगरेट की चिंगारियां देखी और पीछे से आती तेज इंजन की आवाज सुनी। 90 डिग्री बाई और मुड़ो, चेन ने अचानक आदेश दिया। ड्राइवर चेंकाओ ने बिना पलक झपकाए स्टीयरिंग घुमा दी। गाड़ी टायर जलने की तीखी आवाज के साथ मुड़ी और सड़क पर बिछी एक काली चीज के ऊपर से गुजर गई। वो ट्रैफिक स्पाइक्स, सड़क पर बिछने वाले नुकीले जाल थे। हमला और पलटवार, दी अटैक एंड काउंटर अटैक। गाड़ी सड़क से उतरकर उबड़ खाबड़ मैदान में पहुंच गई थी। पीछे से एक पिकअप ट्रक उनका पीछा कर रहा था। हमलावरों की आवाज में एक अजीब तरह की क्लिकिंग ध्वनि थी। ये जुलू बोल रहे हैं, चेन ने गौर किया। उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली और पीछे की खिड़की से निशाना साधा। बैंग, एक जोरदार धमाका हुआ। अगले ही पल पीछे आ रहे पिकअप ट्रक के विंडस्क्रीन पर खून के छींटे उड़े। ड्राइवर के मरते ही ट्रक हवा में कलाबाजी खाता हुआ जमीन पर जा गिरा। चेंकाओ ने वापस गाड़ी सड़क पर चढ़ा ली। गाड़ी के भीतर सन्नाटा था। चेन ने शांति से अपनी बंदूक वापस रखी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वांग लियांग घबराते हुए बोला, बॉस, क्या हमें पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए? क्या फायदा? चेन ने उसे ठंडी नजर से देखा। ड्राइवर चेंकाओ ने टोकते हुए कहा, यह ग्लॉक 18C एक पूरी तरह ऑटोमेटिक हथियार है। पुलिस को बुलाना मुसीबत मोल लेना होगा। पर्दे के पीछे की साजिश, द हिडन कॉन्स्पिरेसी। जब वे सुरक्षित होटल पहुंचे तो चेन ने कियान वैन हुआन को निर्देश दिए, नामीबियाई अधिकारियों को बताओ कि हम पर सीमा पार की ताकतों ने हमला किया है। उनसे मेरी सुरक्षा के लिए सेना भेजने को कहो। कमरे में पहुंचकर चेन ने सोफे पर लेटकर सोचना शुरू किया। उसने गाड़ी में एक बात नहीं बताई थी। जुलू भाषा मुख्य रूप से रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका में बोली जाती है। नामीबिया कभी साउथ अफ्रीका का ही हिस्सा था। अब जब चेन यहाँ अरबों डॉलर का न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा था, तो पड़ोसी देश इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा था। साउथ अफ्रीका, जो कभी परमाणु हथियारों वाला शक्तिशाली देश था, अब अपनी घटती ताकत के कारण नामीबिया को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता था। चेन की आंखें ठंडी हो गई। उसने अपना फोन उठाया और लिटिल एक्स को कमान दिया, एक्स, रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका के रक्षा मंत्रालय के सिस्टम में घुसो और मेरे बारे में सारी जानकारी निकालो। साथ ही आज नामीबियाई अधिकारियों द्वारा वहां किए गए सभी कॉल्स की लिस्ट निकालो और उनके पदों के हिसाब से मुझे रिपोर्ट भेजो। समझ गई फादर। चैप्टर 69 लिडिया। अगले दिन भोर होने से पहले वाल्विस बे के निवासी सैन्य आदेशों की गूंज और इंजनों के शोर से जाग गए। सैकड़ों हथियारबंद सैनिक और सैन्य जीपें सड़कों पर कतारबद्ध थी। लोगों को लगा कि शायद देश में तख्तापलट, कूप
हो गया है या युद्ध छिड़ गया है। लेकिन राहत की बात यह थी कि वे सैनिक फ्लेमिंगो होटल के सामने रुके और एक एशियाई व्यक्ति चेन चेन को सुरक्षा घेरे में लेकर सैन्य वाहन में बैठा कर ले गए। चेन चेन अब नामीबिया की राजधानी विंडहोक में स्थित मेनलैंड चीन के दूतावास एम्बेसी में सुरक्षित था। पिछले हमले के बाद वो दूतावास से बाहर नहीं निकला। उसे पता था कि दुश्मन हार नहीं मानेगा। ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी एक निजी कंपनी थी और यदि चेन चेन की मृत्यु हो जाती तो कानूनी प्रक्रियाओं के कारण नामीबिया में निवेश रुक जाता। लिटिल एक्स की जांच से पुष्टि हुई कि इसके पीछे रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका का हाथ था। उन्होंने सीधे हमला करने के बजाय तारा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी नामक एक मर्सनरी संगठन को काम सौंपा था। यह कंपनी बदनाम एग्जीक्यूटिव आउटकम्स ईओ का ही एक नया रूप थी। चेन चेन को शक था कि नामीबिया सरकार के भीतर कोई जासूस है जो उसकी हर गतिविधि की खबर लीक कर रहा है। लिडिया से मुलाकात, दी मीटिंग विद लिडिया। तभी दूतावास के स्टाफ ने एक अश्वेत महिला को अंदर भेजा। ये लिडिया थी जो नामीबिया के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से थी। चेन चेन ने उसे देखते ही एक सज्जन वाली मुस्कान दी। मिस्टर चेन, क्या आप मुझे जानते हैं? लिडिया ने हैरानी से पूछा। मैंने आपकी आवाज सुनी थी और आपकी फोटो देखी थी। चेन चेन ने चतुराई से जवाब दिया। बातचीत के दौरान लिडिया ने उसे 28 दिसंबर को टाउन हॉल के सामने एक सार्वजनिक भाषण पब्लिक स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया। लिडिया ने समझाया, पर्यावरण मंत्रालय के साथ न्यूक्लियर प्लांट की लोकेशन को लेकर विवाद चल रहा है। अगर आप जनता के सामने भाषण देंगे और उनका समर्थन हासिल करेंगे तो लोकेशन का मुद्दा सुलझ जाएगा। चेन चेन का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। जब लिडिया सुरक्षा का आश्वासन दे रही थी, चेन चेन की नजर उसके पीछे दीवार पर लगे विंडहोक के नक्शे पर पड़ी। उसके दिमाग में बिजली की गति से गणनाएं, कैलकुलेशंस शुरू हो गई। टेक्निकल एनालिसिस, लोकेशन विंडहोक 2234S 1706E, डेट 28 दिसंबर 2022। सन एंगल कैलकुलेशन, 28 दिसंबर को सूरज लगभग 23-26S पर होता है। दोपहर के समय सूरज की रोशनी का कोण लगभग 90 होगा। स्नाइपर कैलकुलेशन, यदि कोई स्नाइपर हमला करना चाहे तो सूरज की रोशनी और फ्रेस्नेल इफेक्ट, सतह से परावर्तन के आधार पर उसकी पोजीशन क्या होगी। चेन चेन ने महसूस किया कि टाउन हॉल के सामने वाला प्लाजा स्नाइपर के लिए एक डेथ ट्रैप हो सकता है। उसने लिडिया की आंखों में झांका और कहा, मैं भाषण दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुरक्षा कारणों से यह भाषण टाउन हॉल के बजाय दूतावास के पास वाले इस चौराहे पर होगा। उसने नक्शे पर एक खास बिंदु की ओर इशारा किया। लिडिया थोड़ी झिझकी क्योंकि वो इलाका शहर के बाहरी हिस्से सबर्ब्स में था, लेकिन चेन चेन की दृढ़ता देखकर वो मान गई। जब लिडिया कमरे से बाहर निकली, चेन चेन उसे पीछे से देखता रहा। उसकी आंखों में एक गहरा विचार था। क्या लिडिया ही वो जासूस थी या वो अनजाने में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन रही थी? चैप्टर 70, अर्थमेटिक, अंकगणित। 3 दिन बाद ठीक दोपहर का समय, चेन चेन एक ऊंचे मंच के पीछे बैठा था जहां मेजबान वार्टन नामीबिया के उज्जवल भविष्य का बखान कर रहा था। भीड़ जोश में थी, लेकिन चेन चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मंच पर जाने से पहले उसने अपनी जेब से च्युइंग गम की डिब्बी निकाली और उसमें से एक ब्लैक पिल NZT-48 का एक और शक्तिशाली रूप निकाल कर खा ली। कड़वाहट हलक में उतरते ही उसका दिमाग सुपर प्रोसेसर की तरह काम करने लगा। ठीक 1 साल पहले उसे वो USB ड्राइव मिली थी। 1 साल के भीतर वो एक साधारण छात्र से दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर इंसानों में से एक बन चुका था। सुपर इंटेलिजेंस NZT का असर शुरू होते ही चेन चेन के दार्शनिक विचार और वैज्ञानिक तर्क गहरे होने लगे। उसके लिए जीवन का अर्थ अब अज्ञात, अननोन को समझना और ज्ञान को शक्ति में बदलना था। तभी एक स्टाफ ने उसे मंच पर बुलाया। चेन चेन ने मंच की ओर कदम बढ़ाए। हजारों की भीड़ उसका स्वागत कर रही थी। उसने माइक संभाला और बेहद स्वाभाविक अंदाज में बोलना शुरू किया। विंडहोक के नागरिकों और नामीबिया के दोस्तों, मैं चीन से आया चेन चेन हूं। बोलते समय उसकी आंखें भीड़ पर नहीं बल्कि दूर शहर की इमारतों पर थी। उसे पता था कि भीड़ में कोई उसे नहीं मारेगा क्योंकि वहां सैकड़ों हथियारबंद सैनिक थे। हमला दूर से होगा। स्नाइपर का गणित, द स्नाइपर्स मैथ। भाषण देते समय अचानक चेन चेन की आंखों में एक हल्की सी चमक, रिफ्लेक्शन, कौन थी? ये इतनी धुंधली थी कि कोई सामान्य इंसान इसे देख भी नहीं पाता, पर NZT के प्रभाव में चेन चेन की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गई। उसके दिमाग में गणनाओं का तूफान चलने लगा। टेक्निकल डिडक्शन, प्रोबेबिलिटीज। हमला आज ही होगा, इसकी संभावना 95% है। दूर से हमला करने के लिए स्नाइपर का इस्तेमाल होगा, इसकी संभावना 90% है। ऑप्टिक्स, स्नाइपर टेलीस्कोप साइट केपलर सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। इसके लेंस की बाहरी परत एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की तरह काम करती है। रिफ्लेक्शन लॉ, सूरज की रोशनी का दोपहर का कोण और मंच पर मेरी स्थिति के आधार पर लेंस से परावर्तित रोशनी 120 के दायरे में फैलती है। जियोमेट्री, मेरे सामने के 60 के कोण पर 3 ऊंची इमारतें हैं। वो चमक मुझे बता रही है कि स्नाइपर ने उनमें से किस इमारत को अपना वांटेज पॉइंट चुना है। शतरंज की चाल, दी फाइनल मूव। चेन चेन ने अपना भाषण जारी रखा। वो न्यूक्लियर पावर को क्लीन एनर्जी के रूप में समझा रहा था, लेकिन उसका दाहिना हाथ जेब के भीतर था। दर्शकों की नजरों से बचकर वो अपनी जेब में फोन की स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रहा था, जैसे कोई गुप्त कोड। वो डरा हुआ नहीं था। उसने गणित के जरिए मौत के दूत को पहचान लिया था। अब बस उसे जाल में फंसाना बाकी था। चैप्टर 71, ब्रशिंग पास्ट, पास से गुजरती मौत। चेन चेन के लिए विंडहोक किसी झुग्गी जैसा ही था जहां इक्का दुक्का ही ऊंची इमारतें थी। वो चमक सबसे ऊंची कमर्शियल बिल्डिंग की छत से आ रही थी। दोपहर की धूप में वो चमक किसी ठंडे तारे की तरह जल बुझ रही थी। चेन चेन को स्कूल में पढ़ाया गया फ्रेस्नेल इफेक्ट याद आया। ये वो सिद्धांत है जो बताता है कि किसी सतह से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्टेंस, देखने वाले के कोण, एंगल पर निर्भर करता है। इसी प्राकृतिक प्रभाव ने हत्यारे की लोकेशन उजागर कर दी थी। मौत का गणित, द कैलकुलेशन ऑफ डेथ। NZT के प्रभाव में चेन चेन का दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलने लगा। टेक्निकल डिडक्शन, जियोमेट्री। स्नाइपर मेरी नजरों से 15 ऊपर है। हमारे बीच की दूरी भी 560 मीटर है। हाइट कैलकुलेशन, अब 560 टैन 15 150 मीटर। इमारत की ऊंचाई। हाइपोटेन्यूज, डिस्टेंस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मेरे और स्नाइपर के बीच की असली दूरी सी 2 + B2 580 मीटर है। बैलिस्टिक्स, उत्तर पश्चिम से 4.5 मीटर प्रति सेकंड की हवा चल रही है। 580 मीटर की दूरी पर हवा गोली को लगभग 6 मिनट एंगुलर मिनट विस्थापित कर देगी। टारगेटिंग, एक अनुभवी स्नाइपर सिर के बजाय छाती, चेस्ट पर निशाना लगाता है। अगर वो मेरी दाई छाती पर निशाना लगाएगा तो हवा गोली को धकेलकर मेरी बाई छाती, दिल के पास मारेगी। रिएक्शन टाइम, गोली की रफ्तार 800 से 900 मीटर प्रति सेकंड है। चमक गायब होने, गोली चलने के बाद मेरे पास बचने के लिए केवल 0.5 सेकंड का समय है। सेकंड का सवा हिस्सा, द काउंटर मूव। मंच पर भाषण देते हुए चेन चेन ने देखा कि उसकी आंखों के कोने से वो चमक गायब हो गई। अब चेन चेन मुस्कुराया और अपने हाथ ऊपर उठाते हुए आधा कदम पीछे हट गया, जैसे उसका पैर लड़खड़ा गया हो। वो अपनी दाई ओर केवल 25 सेंटीमीटर खिसका। स्वश, उसी पल एक कान फाड़ देने वाली चीखती हुई आवाज उसके बाई ओर से गुजरी।
गोली की जबरदस्त हवा, एयर फ्लो ने उसकी शर्ट फाड़ दी और बाई बाह पर एक खूनी लकीर छोड़ दी। अगर वो नहीं हिलता तो वो गोली सीधे उसके दिल के पार होती। भीड़ में चीख पुकार मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेर लिया। मूल भाव, द हार्ड बार्गेन। दूतावास लौटकर डॉक्टर ने घाव साफ किया। कियान वैन हुआन घबराया हुआ था, पर चेन चेन शांत था। उसने तुरंत सामान पैक करने और पहली फ्लाइट से नामीबिया छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, नामीबिया के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बाजीफी जुर्मा वहां पहुंच गए। मिस्टर चेन चेन, कृपया रुकिए। लिडिया और चिकुरेल भी उनके साथ थे। वे इस घटना के लिए शर्मिंदा थे। चेन चेन ने रुकने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। तब बुजुर्ग मंत्री जुरामा ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। नामीबिया सरकार आपको 3 साल तक टैक्स छूट, टैक्स एग्जेम्पशन और 5 साल तक टैक्स में कटौती, टैक्स रिडक्शन देने को तैयार है, बशर्ते बाकी शर्तें वही रहें। क्या ये काफी होगा? चेन चेन रुका। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने मंत्री से हाथ मिलाया और कहा, आपके साथ काम करना खुशी की बात होगी, मिनिस्टर जुरामा। चेन चेन को पता था कि यह हमला उसे डराने के लिए था, लेकिन उसने इस हमले का इस्तेमाल नामीबिया सरकार से अपनी शर्तों को और मजबूत करने के लिए किया। चैप्टर 72, कैप्टिव, बंदी। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री के भरोसे के बाद चेन चेन ने अपना इरादा बदल दिया और विंडहोक में ही रुक गया। 28 दिसंबर की आधी रात हो चुकी थी। कियान वैन हुआन गुस्से में था क्योंकि नामीबियाई अधिकारी अब तक हमलावर स्नाइपर को नहीं ढूंढ पाए थे। चेन चेन ने शांत रहते हुए कहा, परेशान मत हो, उनके पास उसे न ढूंढ पाने की एक ठोस वजह है। तभी ड्राइवर चेंग काओ का फोन आया। गाड़ी तैयार थी। कियान वैन हुआन ने महसूस किया कि चेंग काओ और कुछ बॉडीगार्ड्स पूरे दिन से गायब थे। जीवन बदलने वाला विकल्प, दी चॉइस। चेन चेन ने कियान वैन हुआन की आंखों में देखकर गंभीरता से कहा, वैन हुआन, मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूं। आज रात मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा जहां तुम कंपनी का दूसरा चेहरा देखोगे। उसे देखने के बाद तुम्हें चुनना होगा, या तो हमारे साथ जुड़ो या इनकार कर दो। अगर तुम जुड़ते हो तो तुम पर पाबंदियां होंगी, तुम कंपनी छोड़ नहीं पाओगे और राज लीक नहीं कर सकोगे। अगर इनकार करते हो तो मैं तुम्हें वापस स्विट्जरलैंड भेज दूंगा और अपनी पुरानी शर्त के मुताबिक तुम्हें हेड मैनेजर बना दूंगा, जहां तुम आजाद रहोगे। चेन चेन ने चेतावनी दी, अपने परिवार के बारे में सोच लो, एक बार शामिल हो गए तो पीछे हटने का रास्ता नहीं है। कियान वैन हुआन ने बिना सोचे जवाब दिया, बॉस, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे पता था कि इस कंपनी में कुछ बड़ा है, मैं आप पर दाव लगा रहा हूं। कंपनी का अंधेरा पक्ष, द डार्क साइड। वे दूतावास से निकले और सुरक्षा के लिए कई बार गाड़ियां बदली। अंत में वे शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचे। वहां चेंग काओ और कुछ बॉडीगार्ड्स उनका इंतजार कर रहे थे। फैक्ट्री के भीतर एक टूटे फूटे इंजन रूम में 2 लोग कुर्सियों से बंधे हुए थे। एक विशालकाय अश्वेत और एक चालाक दिखने वाला श्वेत व्यक्ति। दरवाजे के पास एक AWP स्नाइपर राइफल पड़ी थी। टेक्निकल नोट, AWP स्नाइपर राइफल, मैन्युफैक्चरर प्रिसिशन इंटरनेशनल, यूके, डिजाइन आर्टिक वॉरफेयर पुलिस, AWP, यूसेज लॉ एनफोर्समेंट एंड स्पेशलाइज्ड मिलिट्री यूनिट्स नोन फॉर एक्सट्रीम एक्यूरेसी एट लॉन्ग रेंजेस। चेंग काओ ने बताया कि ये तारा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के मर्सनरीज है। चेन चेन ने उनके पास जाकर उन्हें सिगरेट पिलाई और उनके फोन ले लिए। उसने फोन के नंबर अपनी डिवाइस में डाले और लिटिल एक्स को भेज दिए। जैसे ही एक्स का ओके मैसेज आया, चेन चेन बाहर जाने लगा। खामोश अंजाम, द साइलेंट कंक्लूजन। जैसे ही चेन चेन कमरे से बाहर निकला, चेंग काओ ने अपनी बंदूक निकाली और कमरे में वापस गया। बैंग 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 बैंग। सुनसान फैक्ट्री में गोलियों की गूंज सुनाई दी। कियान वैन हुआन काम गया। ये कंपनी का दूसरा चेहरा है। चेन चेन ने आह भरते हुए पूछा, क्या अब भी अपने फैसले पर कायम हो? कियान वैन हुआन ने सिर हिलाया, हालांकि उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। चेन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब से तुम और चेंग काओ कंपनी के कोर मेंबर्स हो। चैप्टर 73, रेनबो नेशन। दुनिया की सबसे उन्नत AI होने के नाते लिटिल एक्स के लिए उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में सेंध लगाना बच्चों का खेल था। स्नाइपरों के फोन से मिले सुरागों के जरिए उसने नामीबिया सरकार के भीतर छिपे साउथ अफ्रीका के जासूसों का पर्दाफाश कर दिया। इनमें सबसे मुख्य जासूस बर्नाडेट लिडिया थी। वो अपने आकर्षण और प्रभाव का इस्तेमाल करके चेन चेन की पल की जानकारी साउथ अफ्रीका के इंटेलिजेंस विभाग और तारा मर्सनरी कंपनी को दे रही थी। उसने ही अन्य जासूसों के साथ मिलकर उस सार्वजनिक भाषण की साजिश रची थी ताकि स्नाइपर चेन चेन को मार सके। चेन चेन ने लिटिल एक्स द्वारा जुटाए गए सबूतों को गुमनाम रूप से नामीबिया की संसद को भेज दिया। अगली सुबह लिडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद नामीबियाई अधिकारियों ने सहानुभूति में आकर चेन चेन को नमिब-नॉक्लुफ्त नेशनल पार्क में न्यूक्लियर प्लांट बनाने की अंतिम अनुमति दे दी। संगठन का विस्तार, द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंशन। चेन चेन ने चेंग काओ और कियान वैन हुआन की सहमति के बाद उनके भीतर गॉड चिप लगा दी। बाकी बॉडीगार्ड्स ने इस पर झिझक दिखाई, इसलिए चेन चेन ने उन्हें पैसे देकर विदा कर दिया। जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार विदेशी मर्सनरीज को युद्ध बंदियों वाले अधिकार नहीं मिलते, इसलिए उन स्नाइपरों को मारना कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना गया। अंत में केवल 5 बॉडीगार्ड्स चेन चेन के साथ रुके, जो चेंग काओ के वफादार थे। अफ्रीका का शेर, डलामिनी, दी अफ्रीकन लायन, डलामिनी। नामीबिया से दूर साउथ अफ्रीका, रेनबो नेशन के केप टाउन में समुद्र किनारे एक आलीशान संगमरमर का बंगला, मैनर था। यहाँ एक व्यक्ति धूप सेंक रहा था। उसका नाम था दलामिनी। डलामिनी तारा प्राइवेट सिक्योरिटी का शेयरधारक था और उसे दलामिनी दी अफ्रीकन लायन कहा जाता था। उसने 40 साल पहले महज 500 रैंड्स से अपना साम्राज्य शुरू किया था और आज वो साउथ अफ्रीका का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने 1999 में कुख्यात एग्जीक्यूटिव आउटकम्स EO को भंग करवाकर अपनी खुद की मर्सनरी कंपनी तारा बनाई थी। अब वो राजनीति में ऊंचे सपने देख रहा था। वो देश का राष्ट्रपति बनना चाहता था। डलामिनी ने एक सिगार सुलगाई और अपने सहायक से मिला। सहायक ने बताया कि मिस्टर इंडेल उनसे मिलने आए हैं। इंडेल, क्या बात है? डलामिनी ने पूछा। उन्होंने कहा कि मामला संसद, कांग्रेस से जुड़ा है। डलामिनी ने गहरी सांस ली। वो नहीं जानता था कि नामीबिया में उसकी साजिश फेल हो चुकी है और अब वो शेर एक ऐसे शिकारी के निशाने पर है जिसकी तकनीक उसकी कल्पना से परे है। चैप्टर 74, ट्रैप, जाल। जल्द ही डलामिनी के सामने एक बेहद दुबला पतला अश्वेत व्यक्ति लाया गया। ये इंडेल था, जो ड्रग्स का आदी था और डलामिनी का कर्जदार था। हालांकि वो देखने में मामूली था, लेकिन वो मंडला परिवार का वंशज था, साउथ अफ्रीका का सबसे प्रतिष्ठित परिवार। इंडेल ने डलामिनी को लालच दिया, मेरे पास तुम्हारे राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्या तुम्हें मेरे परिवार का समर्थन, सपोर्ट चाहिए? डलामिनी, जो राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहा था, इस झांसे में आ गया। सुनसान गोदाम, द वेयरहाउस। 2 घंटे बाद डलामिनी 3 गाड़ियों के काफिले के साथ केप टाउन के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम, वेयरहाउस पहुंचा। वहां इंडेल का भाई ओलिवर मंडला खड़ा था, जो टीवी पर जाना माना चेहरा था। ओलिवर ने कहा कि पूरा परिवार अंदर बातचीत के लिए इंतजार कर रहा है। डलामिनी ने अपनी सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड्स को बाहर खड़ा किया और खुद अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, एक भयानक घटना घटी। बैंग,
अचानक शटर गिर गया और रास्ता बंद हो गया। छत से छोटे छोटे रोलर जैसी चीजें गिरने लगी। स्टन ग्रेनेड्स, एक बॉडीगार्ड चिल्लाया। अगले 6 सेकंड में धमाकों और अंधा कर देने वाली रोशनी ने सबको बेदम कर दिया। डलामिनी ने बेहोश होने से पहले इंडेल को देखा, जो खुद भी उस धमाके की चपेट में था। ऑपरेशन और रहस्यमय एशियाई, द ऑपरेशन द मास्क्ड मैन। जब डलामिनी को होश आया तो वो एक पुराने होटल के कमरे में था। उठते ही उसे अपनी गर्दन के पीछे एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने हाथ लगाया तो वहां एक टांका लगा हुआ घाव, स्टिच वाउंड, था। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने इंडेल की गर्दन पर देखा था। तुमने मेरे साथ क्या किया है? डलामिनी ने सामने बैठे व्यक्ति से पूछा। वहां एक नकाबपोश, मास्क्ड युवक बैठा था। वो पतला था, काले कपड़े पहने था और उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो एक एशियन है। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक छोटा सा ऑपरेशन किया है, उस युवक ने अंगूठे और उंगली से इशारा करते हुए कहा। डलामिनी समझ गया कि वो फंस चुका है। उसने गहरी सांस ली और पूछा, साफ साफ बताओ, इतनी मेहनत करके मुझे यहां लाए हो तो आखिर मुझसे चाहते क्या हो? वो युवक कोई और नहीं बल्कि चेन चेन था। उसने नामीबिया में खुद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए साउथ अफ्रीका के सबसे ताकतवर आदमी को ही अगवा कर लिया था। चैप्टर 75, डील विद द डेविल, शैतान के साथ सौदा। साफ बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पैसा या कुछ और? डलामिनी ने पूछा। चेन चेन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। आपके बेटे आपका इंतजार कर रहे हैं। जब डलामिनी चलने के लिए उठा तो उसके पैर लड़खड़ा गए। चेन चेन ने बताया कि ये एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक्स और स्टन ग्रेनेड का साइड इफेक्ट है। लिविंग रूम में डलामिनी के 2 वफादार सहायक, जैक और रयान, इंतजार कर रहे थे। चेन चेन ने उन दोनों का मजाक उड़ाया और डलामिनी को एक रिकॉर्डिंग सुनाई। उस रिकॉर्डिंग में जैक और रयान ने डलामिनी के सारे काले राज चेन चेन को बता दिए थे। डलामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन बच्चों को उसने पाला था उन्होंने ही उसे धोखा दिया था। चिप का खौफनाक खेल, द हॉरर ऑफ दी चिप। चेन चेन ने अपनी ग्लॉक 18 निकाली और उसे जैक की ओर बढ़ाते हुए कहा, आजाद होने का एक ही रास्ता है, बंदूक उठाओ और मेरे सिर में गोली मार दो। जैक ने मौका देखकर बंदूक तानी और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी उसका शरीर जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पर उसका नियंत्रण, कंट्रोल खत्म हो गया है। टेक्निकल इंसाइट, न्यूरल कंट्रोल गर्दन के पीछे लगी चिप सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हाईजैक कर लेती है। ये मस्तिष्क से निकलने वाले विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रोककर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अंगों को नियंत्रित करती है। जो नजारा डलामिनी ने देखा वो उसकी रूह कंपा देने वाला था। जैक का हाथ अपने आप मुड़ा और बंदूक उसकी अपनी ही कंठी पर टिक गई। जैक चिल्लाता रहा लेकिन उसके हाथ ने खुद ही ट्रिगर दबा दिया। धान्य, जैक का सिर फट गया लेकिन उसका शरीर गिरा नहीं। वो एक मशीन की तरह खड़ा रहा और बंदूक रयान की ओर बढ़ा दी। रयान के साथ भी वही हुआ। एक के बाद एक दोनों ने खुद को गोली मार ली। मौत की रिले रेस, दी रिले रेस ऑफ डेथ। अंत में रयान के मृत शरीर ने बंदूक डलामिनी की ओर बढ़ाई। डलामिनी समझ गया कि उसकी गर्दन के पीछे का घाव ही इस जादू या तकनीक की जड़ है। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। वो बेबस होकर खुद को गोली मारने ही वाला था कि क्लिक की आवाज आई। बंदूक में तीसरी गोली नहीं थी। ये सिर्फ उसे डराने और उसकी गरिमा, डिग्निटी को कुचलने का एक तरीका था। चेन चेन ने पूछा, कैसा लगा? क्या दोबारा जंग लेने जैसा महसूस हो रहा है? डलामिनी ने हार मानते हुए कहा, तुम जीत गए। तुम इंसान नहीं, साक्षात शैतान हो। असली सौदा, दी रियल डील। चेन चेन ने अब अपनी असली मांग रखी। मुझे तुम्हारा आईफल थर्मल पावर प्लांट, एफिल थर्मल पावर प्लांट कुछ दिनों के लिए उधार चाहिए। डलामिनी हैरान था। ये प्लांट केप टाउन की आधी बिजली सप्लाई करता है। मैं बिजली को किसी दूसरे शहर में नहीं भेज सकता, अधिकारी शोर मचाएंगे। चेन चेन ने स्पष्ट किया, मुझे बिजली कहीं और नहीं भेजनी। मुझे बस इतना चाहिए कि जब मैं इस बिजली का उपयोग करूं और केप टाउन में अंधेरा छा जाए तो तुम ऊपर बैठे अधिकारियों, प्रेशर फ्रॉम अपस्टेयर्स को शांत रखो, बस कुछ दिनों के लिए। चेन चेन ने वादा किया कि अगर डलामिनी ने यह काम कर दिया तो वो उसे सुरक्षित छोड़ देगा। सांख्यिकीय संदर्भ, साउथ अफ्रीका का बिजली संकट, स्टैटिस्टिकल कॉन्टेक्स्ट, पावर क्राइसिस। चेन चेन जिस थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है वो साउथ अफ्रीका के एनर्जी सेक्टर का एक हिस्सा है। यहाँ के बिजली संकट को समझने के लिए कुछ आंकड़े नीचे दिए गए हैं। श्रेणी, कैटेगरी, विवरण, डिटेल्स। मुख्य ऊर्जा स्रोत कोयला, कोल, लगभग 80% बिजली उत्पादन। बिजली संकट, लोड शेडिंग, 2023 से 2024 में औसतन 200+ दिन प्रति वर्ष बिजली कटौती। एस्कॉम की स्थिति, सरकारी बिजली कंपनी जो $20 बिलियन से अधिक के कर्ज में है। श्वेत बनाम अश्वेत स्वामित्व बिजली और खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से श्वेत अल्पसंख्यक लगभग 8% आबादी का नियंत्रण अधिक रहा है, जिसे डलामिनी जैसे अश्वेत टाइकून अब चुनौती दे रहे हैं।